नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हैबरनर्स थ्योरी अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। इसके पहले का जो वीडियो था वो कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन पर था और ये इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन इसलिए कि रिकार्डो और स्मिथ ने जो ट्रेड बिहेवियर एक्सप्लेन किया था वो कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन होती है लाइफ में वो कांस्टेंट कॉस्ट की नहीं बल्कि इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन होती है। तो ये जो इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, हमारे जो रियल लाइफ के ज़्यादा नज़दीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके अंतर्गत हम जब ट्रेड को एक्सप्लेन करते हैं तो ना केवल सप्लाई साइड फैक्टर्स बल्कि डिमांड साइड फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन गेन फ्रॉम ट्रेड। तो इसलिए ये जो इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन की थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इसे कुछ लोग स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और कैसे ये जनरेट होती है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंडीशन जो है हमने इस फिगर में एक्सप्लेन किया है। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करना है। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट एक्स का उत्पादन जब हो रहा है तो रिसोर्सेज इतने हैं कि इसके साथ 25 यूनिट वाई का प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर कंट्री आपका एक और एक्स का प्रोडक्शन करना चाहता है तो इसके लिए वाई का प्रोडक्शन जो है वो 4 यूनिट कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक यूनिट एक्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हो गई 4 यूनिट ऑफ वाई। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन 2 से 3 पर जाना पड़ता है किया जाता है तो फिर वाई का जो प्रोडक्शन है वो 21 से घटाकर 15 करना पड़ता है, यानी कि 6 यूनिट वाई की गिव अप करनी पड़ती है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है वाई की ज्यादा मात्रा पहले 4 और फिर 6 को हम गिव अप करते हैं। ये बढ़ रहा है पहले 4 फिर 6, इसलिए इसको कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। जब इस तरह की इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन होगी तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा दैट विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। इस बात को ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन है तब ये स्ट्रेट लाइन होता है नेगेटिव स्लोप, लेकिन अगर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंडीशन है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो होगा कॉन्केव टू द ओरिजिन, इस तरह का होगा। अब ये कंडीशन जनरेट कब होती है? ये कंडीशन जनरेट तब होती है जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो होमोजेनियस नहीं होते। होमोजेनियस नहीं मतलब कि सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। ऐसी स्थिति आने पर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाई के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो जो एक्स के लिए जो कम सुटेबल होंगे अगर उनके माध्यम से हम एक्स का प्रोडक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक बात तो होगी कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए होती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो होमोजेनियस नहीं है। दूसरी बात कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज नहीं होते हैं। अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग प्रोपोर्शन में फैक्टर्स का यूज करते हैं। तो इस स्थिति में हमें ऐसा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो वास्तव में किसी पॉइंट पर स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो अब चूंकि ये कर्व है तो स्लोप अलग अलग है, इसका मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हर पॉइंट पर अलग अलग होगा और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होने का मतलब है दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल आल्सो बी डिफरेंट। ये बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब हम यहाँ पर दो देश मान ले रहे हैं। मान लीजिए एक देश 1 है और एक देश 2। दोनों देश एक्स और वाई दो वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, एक्स और वाई। ये दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। पहले देश का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, दूसरे देश का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सबको ये दिख रहा है कि जो पहला देश है इसमें जो रिसोर्सेज हैं सारे के सारे अगर यूज कर दिए जाए तो एक्स का इतना प्रोडक्शन होगा और वाई का इतना प्रोडक्शन, यानी कि एक्स का प्रोडक्शन कम है वाई का प्रोडक्शन ज्यादा है। इसी तरह से दूसरे देश में एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा है और वाई का प्रोडक्शन कम है। अब जिस वस्तु का प्रोडक्शन कम होगा
वो वस्तु उस देश में महंगी होगी। तो अगर ये देश व्यापार नहीं करते हैं, फ्री ट्रेड कंडीशन है, तो इस देश में एक्स वस्तु महंगी होगी और इस देश में वाई वस्तु महंगी होगी। परिणाम होगा कि जो वस्तु महंगी होगी, ज़्यादातर तो जो संसाधन है उस वस्तु के उत्पादन में लगाए जाएंगे। अब इसका परिणाम हुआ कि अगर वो दोनों देश आपस में व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो पहले देश में यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा रिसोर्सेज से प्रोडक्शन में लगे हुए, और दूसरे देश में यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा संसाधन वाई के प्रोडक्शन में लगे हुए। अब यहाँ पर जो हम जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स की जो कॉस्ट है वो 2y के बराबर है। यहाँ इस देश में आप देखिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर स्लोप ये 1/2 है। इसका मतलब हुआ कि इस देश में जो एक एक्स की कॉस्ट है वो 1/2y के बराबर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले देश में वाई वस्तु सस्ती है एक्स की अपेक्षा, और दूसरे देश में एक्स वस्तु सस्ती है वाई की अपेक्षा, और यहीं से कंपैरेटिव एडवांटेज डिसाइड हो जाता है। क्योंकि पहले देश में एक्स वस्तु महंगी है, वाई सस्ती है, यानी पहले देश को वाई वस्तु के उत्पादन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। इसी तरह दूसरे देश में एक्स वस्तु सस्ती है, वाई महंगी है, यानी कि दूसरे देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। ट्रेड जनरेट होने के लिए जरूरी शर्त यही होती है कि दोनों देशों को अलग अलग वस्तुओं में कंपैरेटिव एडवांटेज हो। तो अब यहाँ पर क्योंकि पहले देश को वाई में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो वह वाई का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और दूसरे देश को एक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो वह एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इसको हमने इस फिगर में एक्सप्लेन किया। आप देखिए कि पहला देश जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि एक्स का प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया गया, वाई का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। दूसरा देश जो है वो पहले यहाँ पर था, जब व्यापार नहीं हो रहा, व्यापार के बाद वो यहाँ पर आया। ये जो टीटी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये इंटरनेशनल प्राइस रेशियो को शो करता है। मतलब इसका ये होगा कि अगर ये व्यापार के पहले जो पहला देश है उसमें एक एक्स बराबर 2y है, और जो दूसरा देश है उसमें एक एक्स बराबर ½ y। अब व्यापार में अगर ये दोनों देश आपस में मिलकर ये डिसाइड कर ले कि एक एक्स बराबर एक वाई पर हम व्यापार करेंगे, तो यह इस देश के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस देश में एक एक्स के बदले ½ वाई मिल रही है, व्यापार के बाद उसको ½ वाई ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह ये देश जो है उसको व्यापार के पहले एक वाई के बदले ½ एक्स मिल रहा है, तो अगर इसको एक वाई के बदले एक एक्स मिल जाए तो ½ एक्स का इसका लाभ हो जाएगा। यानी कि दोनों देशों को व्यापार में लाभ होगा अगर ये जो है वो इंटरनेशनल रिलेटिव प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो इसे शो करने के लिए ये जो लाइन है, हमारी जो टीटी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब कि जो एक्सचेंज रेट है वो 1x to 1y है दोनों देशों में। अब यहाँ पर जो पहला देश है ये एक्स का प्रोडक्शन वाई का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इसको एक्सपोर्ट करेगा और एक्स को इंपोर्ट करेगा। जो दूसरा देश है ये आपका एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, यहाँ से इधर चला आएगा, एक्स का एक्सपोर्ट करेगा और वाई का इंपोर्ट करेगा। व्यापार इस तरह से डिसाइड होगा कि ये जो है, ये देखिए, ये जो MG है, ये पार्ट पहले देश का एक्सपोर्ट है, और ये जो MA डैश है ये पहले देश का इंपोर्ट है। इसी तरह से इसमें आप देखिए तो ये जो है NH ये दूसरे देश का एक्सपोर्ट है, और ये जो NB डैश है ये दूसरे देश का इंपोर्ट है। चूंकि हमने कहा कि
व्यापार इस ढंग से डिसाइड होगा कि जो इंटरनेशनल प्राइस है वो एक एक्स बराबर एक वाई है, तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि जितना ये एक्सपोर्ट कर रहा है उतना ये इंपोर्ट करे, और जितना ये इंपोर्ट कर रहा है उतना ही ये एक्सपोर्ट करे। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया कि जो व्यापार होगा तो उसमें जो mg है, mg ये बराबर है इनका एक्सपोर्ट जो है इनके इंपोर्ट के बराबर है nb डैश से, nb डैश, और इनका जो इंपोर्ट है इनके एक्सपोर्ट के बराबर है, यानी कि जो nh है, nh है ये बराबर है ma डैश, ma। व्यापार के पहले जो पहला देश है वो यहाँ पर है इस कम्युनिटी इंडिफरेंस कर, व्यापार के बाद वो हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर पर पहुंच जाता है, ए से ए डैश पर चला जाता है, यानी कि इसका सेटिस्फैक्शन या वेलफेयर का लेवल बढ़ गया। तो ये हो गया गेन फ्रॉम ट्रेड पहले देश के लिए। इसी तरह दूसरे देश के लिए जो व्यापार के पहले वाली स्थिति दी है, व्यापार के बाद वो हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर पर पहुंच रहा है, बी डैश, तो इसका भी वेलफेयर बढ़ रहा है। तो ये जो बी से बी डैश पर मूवमेंट है, बी से बी डैश या ए से ए डैश, ये जो मूवमेंट है हो रहा है दोनों देशों का, इसी को हम कहते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड, गेन फ्रॉम ट्रेड। तो व्यापार होने के कारण दोनों देशों को न केवल लाभ हो रहा है, बल्कि व्यापार के बाद दोनों देशों में जो रिलेटिव प्राइसेस हैं वो बराबर हो जा रहे हैं। जबकि आप देखिए कि इस कंडीशन में दोनों देशों में प्राइसेस अलग अलग हैं, रिलेटिव प्राइसेस, लेकिन व्यापार के बाद दोनों देशों में रिलेटिव प्राइसेस एक समान हो जा रहे हैं। तो व्यापार से दोनों देशों को गेन हो रहा है और दोनों देशों में व्यापार के बाद रिलेटिव प्राइसेस एक समान हो गए। एक दूसरी बात यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि व्यापार के बाद ये देश यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये देश एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है। इसी तरह से दूसरा देश जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि यह भी एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है। इस स्थिति को हम कहते हैं इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, यानी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन के माध्यम से हम ये भी एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जरूरी नहीं है कि व्यापार के बाद दोनों देश केवल एक एक वस्तु के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करें, जैसा कि रिकॉर्डिंग थ्योरी या एडम स्मिथ की थ्योरी कहती है। हैबर्डर की थ्योरी ये कहती है इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में कि व्यापार के बाद भी दोनों देश दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन जारी रखें। ऐसा नहीं है कि एक देश केवल एक वस्तु का प्रोडक्शन करेगा, जैसा कि यहाँ फिगर से हमको दिख रहा है। तो ये बात कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में नहीं है। कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन जो है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की बात करती है। तो इसके माध्यम से हम डिमांड साइड को भी शामिल कर लेते हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, सप्लाई साइड को कंसीडर करते हैं, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का भी एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ ट्रेड। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।